नमस्कार दोस्त, मैं ओम प्रकाश गुर्जर स्वागत करता हूं आपका एक और जबरदस्त वीडियो में। ये राजस्थान भूगोल की सीरीज चल रही है और राजस्थान भूगोल का ये पहला चैप्टर है, ये फिनिश हो जाएगा आज। इसमें हम चलाएंगे जिले और संभाग। जी हाँ दोस्तों, और ये कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए काम का है। ये परीक्षाएं जो राजस्थान की सभी होती हैं, सारी जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सब के लिए काम का है, समान रूप से उपयोगी है, इक्वल है। तो अब शुरू करते हैं। जिले और संभाग का ये लास्ट सेशन रहेगा। इसके बाद में मोस्ट जितने भी एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज है जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं उनको भी करेंगे, और जो मोस्ट चीजें बननी है उनको भी पीवाईक्यू के तौर पर क्लियर करेंगे। अगली क्लास में करेंगे भूगोल सीरीज में ही। तो देखिए, अब आज का ये जो सेशन है ये जिले और संभाग। तो जिले कितने हैं? 41। कितने संभागों के अंदर है? 7 में। क्या इतना ही पढ़ेंगे क्या? ना, पूरा डिटेल शुरू से खींच के लेके चलेंगे, जीरो से। और जैसे बने हैं ना, मुख्यमंत्री बना है ना पहला मनोनीत, वहां से लेकर के और लास्ट तक, अब तक वर्तमान तक चलेंगे। अब जो सिनेरियो चल रहा है ना, उस आधार पर सारी क्लासें तैयार की जा रही है। निश्चिंत होकर के आप वीडियो देखिए। पहली बात तो आपके पास नोट्स होगा, किताब होगी, टिक करते चलना। मैं नहीं कहूंगा कि आप नोट्स बनाइए। किताब होगी तो किताब में टिक लगाते चलिए, या नोट्स पहले से है तो उसमें लगाते चलिए। बाकी आप शॉर्ट रूप से नोट्स बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट रूप से ही मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ शॉर्ट रूप से चलेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पहला ये सेशन। देखिए, ये जो राजस्थान है अपना, ये शुरू होती है इसकी कहानी कब? 30 मार्च 1949। 1949 यानी 30 मार्च का दिन था। और ये जो दिन था, ये राजस्थान एकीकरण का एक पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं चतुर्थ चरण। मोटा है यार, चतुर्थ चरण यानी चौथा चरण चल रहा था ये, चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण चल रहा है और इसके अंदर राजस्थान का नाम क्या रखा गया था? वृहद राजस्थान। देखिए, वृहद राजस्थान चौथा चरण चल रहा था 30 मार्च 1949 को। इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री बोला करते थे उसको, उस समय मुख्यमंत्री नाम पड़ा संविधान लागू होने के बाद में। 26 जनवरी 1950 से बाद में इसको क्या बोला गया है? मुख्यमंत्री बोल दिया गया। अब ये मुख्यमंत्री कैसे बोला गया? राष्ट्रपति को पहले वायसराय बोला जाता था, फिर राष्ट्रपति नाम पड़ा, ये सब कैसे क्या हुआ है ये हम अलग विषय है, इसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। फिलहाल हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उसको ही क्लियर करते हैं, वरना फिर अलग विषय में घुस जाएंगे, लंबा चला जाएगा ये। तो इसी की हम बात करेंगे फिलहाल के लिए। चतुर्थ चरण है, 30 मार्च को हो गया क्लियर। इस समय जो सीएम था ना, यानी कि हम जिसको हम पीएम बोलते हैं, ये था हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी चौथे चरण में, क्योंकि जयपुर में जो दरबार चल रहा था ना, जयपुर दरबार, उसमें सरदार पटेल जी आए थे उधर से, तो उन्होंने किसको मुख्यमंत्री बना दिया? हीरालाल शास्त्री जी को, कि भाई ऐसा है, ये जो है राजस्थान अपना वृहद राजस्थान, और इसी में राजस्थान का नाम क्या पड़ा था? वृहद राजस्थान। स्वतंत्रता से जस्ट बाद में 1947 को देश आजाद हुआ, उसके बाद में 1949 को राजस्थान का नाम क्या रख दिया गया? वृहद राजस्थान। क्लियर है? ये हमने पहले ही बता रखा है और अब ये सामने आ गया मुद्दा, तो यहाँ भी बता दिया। तो ये चौथा चरण में हीरालाल शास्त्री जी को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री बना दिया गया। अच्छा, ये प्रधानमंत्री था। अब ये जो था ये कौन सा था? मनोनीत था। ये चुनाव नहीं हुए थे, इसको मनोनीत मान लिया गया कि भाई तुम जी क्या हो, मुख्यमंत्री बन जाओ, राजस्थान को संभालो आराम से। और ये चलेंगे कब तक? 1951 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे निर्वाचित हो जाएंगे, टीकाराम पालीवाल आ जाएंगे, उसके बाद में फिर जैसे आगे
चलते रहेंगे, अब वर्तमान तक चलते रहेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी वगैरह सारी पढ़ेंगे हम, वो अलग विषय है। तो ये 1951 तक रहा। कब से? 30 मार्च 1949 से 1951 तक। क्लियर? इस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 25 जिले। कितने संभागों में बटे हुए थे ये बटे हुए थे 5 संभाग। ये 5 संभाग थे राजस्थान में उस समय, जब ये 30 मार्च की समय 5 संभागों में राजस्थान था। जैसे बीकानेर हो गया, जैसलमेर का इलाका, जोधपुर वाला ये इलाका 3, ये जयपुर वाला, और ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है? ये संयुक्त राजस्थान। ऐसे कुल मिलाकर के कितने संभाग थे? ये 5 संभाग थे कुल मिलाकर। क्लियर? ठीक है, ये बात हो गई अपनी यहां तक। और इसी में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। 5 संभाग है ना ये 30 मार्च को, तो यहां पर संभागीय व्यवस्था क्या कर दी गई? शुरू कर दी गई। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है? व्यवस्था शुरू, यानी संभागीय व्यवस्था शुरू कब होती है? 30 मार्च 1949 को। क्लियर हो गया दोस्तों? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, मतलब नेक्स्ट। फिर जैसे संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी गई 30 मार्च 1949 को, इसके जस्ट बाद में फिर क्या होता है? इसके जस्ट बाद में 1 नवंबर 1956 के दिन, भाई 25 जिले थे ना, ये भाई मैंने बताया आपको, ये 25 जिले थे। 25 जिले कब? 30 मार्च 1949 को। फिर इसके जस्ट बाद में जो अजमेर मेरवाड़ा वाला जो क्षेत्र था, जिसको चीफ कमिश्नर बोला जाता था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता था, जहां पर ये गोरे अंग्रेज लोग रहा करते थे। फिर उन्होंने बाद में जाकर के सिरोही में अपना माउंट आबू में जचा दिया था। तो चीफ कमिश्नरेट क्या था? अजमेर। अजमेर को क्या बना दिया गया? 26वां जिला घोषित कर दिया गया। यानी 1 नवंबर 1956 के दिन 26वां जिला कौन सा बना? 26वां जिला अजमेर बना। अजमेर, ठीक। और इसी दिन राजस्थान का क्या वर्तमान स्वरूप सामने आया? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। वर्तमान स्वरूप सामने आने का मतलब क्या होता है? सामने आया। देखिए, वर्तमान स्वरूप सामने आने का अर्थ होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे अब ये राजस्थान की आकृति आपको ऐसी दिखाई दे रही है ना, ये कुछ इस प्रकार से, ये वाली ये आकृति दिख रही है। अब इसमें जो कोई क्षेत्र एमपी में देना था वो एमपी में दे दिया, एमपी का क्षेत्र राजस्थान में मिलाना था उसको राजस्थान में मिला दिया, और कुल मिलाकर के राजस्थान की आकृति ऐसी बन गई थी 1 नवंबर 1956 के दिन। तो उसी को बोलते हैं वर्तमान स्वरूप। यानी कि राजस्थान जो अब दिखाई दे रहा है ना, 41 जिले जो है इसके अंदर है, बाहर कुछ भी घटा बढ़ा नहीं है, ना कोई जुड़ा है ना कोई घटा है। जो जुड़ना था जुड़ चुका था, जो हटना था हट चुका था। तो ये वर्तमान जो आकृति आपकी दिखाई दे रही है, ये कितनी तारीख को बनी थी? 1 नवंबर 1956 के दिन बनी थी, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान स्वरूप सामने आया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये वर्तमान स्वरूप होता है ये, यानी कि राजस्थान की जो आकृति दी गई है वो मैप पे, ये कब बन गई थी? 1 नवंबर 1956 के दिन बन गई थी। अब नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये तो हो गया, इसका तो काम हो गया, अजमेर बना दिया गया। और अब जिले कितने हो गए थे? 26 अजमेर समेत। फिर जैसे 1962 की जब बारी आती है, उस समय संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया।
संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। किसने की? ये सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया सरकार। उसने क्या कर दी, संभागीय व्यवस्था को जो है ना, संभागीय व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, सुखाड़िया द्वारा। ठीक, अब बंद हो गई कब? 1962 में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 1982 में। 1982 को 27वां जिला बनता है धौलपुर। 27वां जिला क्या बना? धौलपुर को बना दिया गया। ये पहले भरतपुर हुआ करता था। ये इलाका जो भरतपुर जो था ना, ये पूरा भरतपुर ऐसे था ही। तो भरतपुर से तोड़ करके अलग जिला कौन सा बना है? धौलपुर बना है। नीचे वाली धौलपुर, पहले भरतपुर था ये, फिर इसको क्या बनाया गया? धौलपुर बना दिया गया। तो धौलपुर किससे टूटकर बना? भरतपुर से अलग हुआ। यानी कि इसको लिख लेते हैं भरतपुर से अलग। कौन? धौलपुर। ठीक है। अब 1987 में क्या होता है? 1987 की अगर हम बात करें तो 1987 के अंदर हरिदेव जोशी की सरकार थी। उसने क्या किया? संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू कर दिया। हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू। व्यवस्था पुनः शुरू कर दी गई। और इसी 1987 के ही साल में एक नया संभाग बना और जिसको बोला गया है छठवां संभाग। कौन सा? अजमेर। छठवां संभाग कौन सा बना दिया गया? अजमेर। अब संभाग कितने हो गए? 6 हो गए, क्योंकि अजमेर भी तो बना है। तो 1987 तक 6 संभाग क्लियर कट हो गए। भरतपुर को, धौलपुर को नया जिला बना दिया भरतपुर से तोड़ करके। तो ये कुछ ऐसे है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से जिले बनते हैं उनको देख लेते हैं। 87 में हो गया। याद रखना है इनको आपको। छठवां संभाग बना है ये अजमेर। जिला कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। संभाग कब बना अजमेर? 1987 में। कौन सी सरकार थी? हरिदेव जोशी की सरकार थी उस समय। और संभागीय व्यवस्था को भी क्या कर दिया गया? दोबारा से चालू कर दिया गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और जो है 1987 के बाद सीधा हम चलते हैं कहां पर? 1991 में। 1991 में जो अभी मैंने आपको बताया, ये कौन सा जिला बना था? धौलपुर, 27वां। अब 1991 में अगर चलते हैं तो 1991 में कितने जिले बनेंगे? 3 जिले। एक तो 28वां, एक 29वां और एक 30वां। 28, 29 और 30। 28वां कौन सा बना था? 12। फिर 29वां कौन सा था? दौसा। और 30वां कौन सा बना था? ये बना था आपका राजसमंद। ऐसे 1991 में कितने जिले बने? 3 जिले बने। यानी 3 नए जिले गठित कर दिए गए। कब? 1991 में 3 नए जिले। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से तीनों जिलों का गठन 1991 में कर दिया गया। फिर जैसे आगे बढ़े अब 1994 को, तो 1994 में 31वां जिला बना। 31वां जिला कौन सा बना? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। फिर 1997 को एक जिला और बना दिया गया जिसको हम 32वां जिला बोलते हैं। कौन सा जिला था ये? करौली। 32वां जिला।
करौली को बना दिया। फिर जैसे 2005 की बारी आती है, इसी में लिख देते हैं। फिर 2005 की बारी आती है और 2005 में यानी कि 4 जून के दिन, 4 जून 2005 को 7वां संभाग बनता है। कौन सा? भरतपुर। 7वां संभाग बना भरतपुर। 4 जून के दिन, ये तारीख याद रखना है, 4 जून 2005 के दिन। इस समय सरकार किसकी थी? इस सरकार थी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा सरकार के समय। मैंने आपको बता दिया था वो कौन सा वाला मनोनीत था, ये हीरालाल शास्त्री जी। लिखवा दिया ना? ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसको देख लेते हैं। देखिए 2005 में किसको संभाग बना दिया? भरतपुर को नया संभाग बना दिया। अब संभाग कितने हो गए? 7 हो गए। और भाई साहब जैसे ही बारी आती है किसकी? 26 जनवरी 2008 की, यानी समय आता है ये 26 जनवरी 2008 का। इस समय भाई साहब 33वां जिला बना दिया गया। किसको? प्रतापगढ़ को। 33वां जिला प्रतापगढ़ बनता है। प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ कैसे बना? प्रतापगढ़ परमेश समिति की सिफारिश पर बना था ये, समिति की सिफारिश पर। और ये बना कैसे है उसको देखिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं शॉर्ट रूप से। ठीक, अब ये बना कैसे है उसको हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए 3 जिले हैं। एक का नाम है उदयपुर, एक का नाम है बांसवाड़ा और एक का नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्त को तोड़ने वाला गढ़। देखो जो उदयपुर है ना, इसकी एक तहसील पड़ती थी जिसका बोला गया, जिसका नाम है दरियाबाद। ये सुसरा उकड़ चुकड़ होता रहता है। बांसवाड़ा में एक तहसील पड़ती है जिसको बोलते हैं पीपलखोट। और चित्तौड़गढ़ में 3 तहसीलें थी। एक का नाम क्या था? अरनोद, अरनोद, अणय है ये, अणय। एक है जिसको बोलते हैं छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी भी आती है, छोटी सादड़ी। उकड़ चुकड़ मत हो जाओ। छोटी सादड़ी 6 यानी 6 को 6 से मिलान करके चलो आप। 6 का मतलब 6, आधा 6 और 6 हो गया। तो छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है और इसमें एक तहसील हुआ करती थी जिसको बोला गया है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जो तहसील थी ना, इसी को जिला बना दिया गया और इनको सबको एक साथ मर्ज करके और एक नया जिला बना जिसको बोला गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का गठन कब? 26 जनवरी 2008 को। ठीक, यानी कि गणतंत्र दिवस के ऊपर कौन से जिले का गठन किया गया? गणतंत्र दिवस के मौके पर गठित जिला कौन सा है? तो कौन सा आएगा? प्रतापगढ़ आएगा, क्योंकि ये 26 जनवरी का दिन है और कल का दिन भी 26 जनवरी का दिन ही था। तो ये प्रतापगढ़ का जो गठन है कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। जिले हो गए कितने? 33 पूरे। अब जिले पढ़ रहे हैं हम कितने? 41। तो उसको देखते हैं हम कैसे क्या होता है। देखिए 41 जो 17 मार्च का एक समय था, दिन था, 17 मार्च 2023। इस दिन एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी पहले ही बन गई थी जिसका नाम था राम लुभाया समिति। राम लुभाया
रामलुभाया समिति। इस समिति की सिफारिश के आधार पर जो गहलोत सरकार थी ना, गहलोत सरकार, इस गहलोत सरकार ने कितने जिले घोषित किए भाई? 19 जिले। जैसे 3 नए संभाग और 3 नए संभाग हो गए। कितने संभाग कुल भाई? 7 तो पहले थे, 3 ही हो गए। कितने हो गए? 10। और जिले कितने? 19 नए जिले, 19 जिले। पहले जिले 33 थे, अब ये 19 और जुड़ गए। कितने हो गए? 33 और 19, 9 और 1 10 और 2 12 और 3 और 2 5, 52 जिले। यानी कि कुल 50 जिले की बात की गई। इसको मिटा देते हैं। कुल जिले कितने घोषित किए उसने? गहलोत सरकार ने 50 जिले। 52 ही हो गए थे, 2 को हटा दिया था। तो ये हुआ कुछ इस प्रकार से। अब हम बात करें, ये 17 मार्च का है। नोटिफिकेशन तो बाद में आया था, लेकिन घोषणा पहले कर दी गई थी। इसके बाद में फिर 29 दिसंबर 2024 के दिन, 29 दिसंबर 2024 को इन जिलों को कैंसिल कर दिया गया। यानी कि 3 नए संभागों को भी क्या कर दिया? हटा दिया। और इनमें से 9 जिले कैंसिल कर दिए। 9 जिले क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। केवल कितने जिले शेष बचे? 10 जिले शेष। यानी कि 10 जिले और 3 संभाग रहने दिया गया। तीनों संभागों को हटा दिया गया। अब 10 जिले और ऐड कर दिए गए। तो 33 जिले हैं पुराने वाले, उनमें कितने जिले और ऐड कर दिए? 8। यानी कि 10 जिलों को भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और कुल जिले कितने रखे गए वर्तमान में? 41 जिले। यानी कि इसको आप हटा दीजिए। 9 जिले और ये 10 जिले, उनको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। और वर्तमान में अगर इसकी बात करें, इस घोषणा 29 दिसंबर 2024 की, तो वर्तमान में कितने संभाग है? 7 तो संभाग हो गए और 41 जिले हो गए। तो अब हम बात करेंगे 7 संभागों के अंदर 41 जिले कौन कौन से हैं, उनकी बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हम लेते हैं संभाग, ये संभाग हो गए। अब संभाग में पहला संभाग ले लेते हैं जोधपुर का। सबसे बड़ा संभाग यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जोधपुर संभाग। तो जोधपुर के अंदर 8 जिले आते हैं। 8 जिले। 8 जिलों के नाम मैं आपको लिखवाता हूँ, याद आपको भी करना पड़ेगा। याद कैसे करना है? देखो मैं बताऊँ आपको, याद करने का एक फॉर्मूला है, वो किसी को मत बताना, आप अपने पास ही रखना इस फॉर्मूले को, वरना चोरी हो जाएगा। देखिए यहाँ ये वाला जो इलाका नहीं है, फलोदी से लेकर के ये वाला ये पूरा इलाका, इसको बोला गया है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग। अब इस जोधपुर संभाग में जो जिले पड़ते हैं, देखो इधर सिरोही, फिर इसके ऊपर जालोर, फिर जालोर की इधर पाली, पाली में फिर आप इधर जाओगे ये बाड़मेर हो गया, बाड़मेर से आगे इधर जाओगे ये बालोतरा हो गया, बालोतरा से फिर ये बाड़मेर और बालोतरा जस्ट ऊपर जाओगे ये क्या हो गया? जैसलमेर। जैसलमेर के अलावा यहाँ पर क्या हो गया? फलोदी, और बाकी का बचा हुआ क्या हो गया? जोधपुर। कितने हो गए कुल? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने जिले हो गए? 8 जिले हो गए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको देखो मैप में ही आपको याद करना पड़ता है, ऐसे याद नहीं होगा। जोधपुर के 8 जिले हो गए, सिरोही, जालोर, सिरोही, जालोर और पाली। सिरोही, जालोर, पाली। इसके बाद में जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको बाड़मेर, बाड़मेर के पीछे जाओगे तो आपको बालोतरा, बालोतरा और फिर जैसलमेर,
इधर लिख देता हूँ जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा फलोदी, फलोदी और खुद जोधपुर, ये कुल 8 जिले हैं। अब देखिए 8 जिले तो हो गए, लेकिन इस पूरे के पूरे संभाग की विशेषता क्या है? देखिए सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है ये, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा, क्योंकि सबसे कम जनगणना तो इधर ही पाया जाता है, सबसे छोटा संभाग। इसके अलावा इसकी और बात करें तो जो जोधपुर संभाग है सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, जिले नहीं है, जिले है, जिले, डिस्ट्रिक्ट, सर्वाधिक, क्योंकि 8 जिले इसी में है, जिलों वाला संभाग। इसके अलावा देखो अंतरराष्ट्रीय रेखा गुजरती है, रेड क्लिफ रेखा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर से होती हुई आगे फलोदी और बीकानेर, गंगानगर तक जाती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तक जाती है वो। तो सर्वाधिक जिलों वाला हो गया। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूने वाला संभाग, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूने वाला, सीमा को छूने वाला संभाग। ठीक हो गया, और भी लिखवाऊंगा इसके अंदर। ये हो गया, ठीक है। और सबसे इसी में लिखवा देता हूँ, इधर ही देखो, सबसे शुष्क, सबसे ज्यादा शुष्क, यानी जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम आर्द्रता, न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग। आर्द्रता का मतलब बरसात यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है, कम होती है, ना बराबर होती है, और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग, इसको आप नोट डाउन कर लेना। सबसे तो शुष्क यही क्षेत्र है और न्यूनतम आर्द्रता पाई जाती है। सबसे कम वर्षा अगर देखने को मिलती है तो वो कौन से संभाग में मिलती है? इसी जोधपुर संभाग में मिलती है। इसमें लिख देते हैं सबसे कम वर्षा वाला संभाग, वर्षा वाला संभाग। ये बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर, इसको आपको नोट डाउन करते जाना है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं साइड में लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो इसको ले लो आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो गया पूरा कंप्लीट जोधपुर संभाग। अब हम बात करेंगे जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं, 7 जिले। 7 जिले कौन कौन से हैं? 7 जिले हैं। सबसे पहले तो खुद जयपुर है, जयपुर के बाद में कोटपूतली, बहरोड हो गया, जयपुर का ही अंग है ये। कोटपूतली, बहरोड, अलवर का भी क्षेत्र है, क्योंकि बहरोड अलवर में आता है। कोटपूतली आता था पहले जयपुर में, तो जयपुर हो गया, कोटपूतली, बहरोड हो गया, खैरथल, तिजारा, खैरथल और तिजारा। अब तो इसको भर्तरी नगर कर दिया गया है। अलवर, अलवर के अलावा दौसा, दौसा क्षेत्र, और सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। तो ये कितने हो गए? कुल मिलाकर के 7 जिले हो गए। देखो
जयपुर हो गया, कोटपुतली बहरोड 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 जिले हो गए किसके अंदर, कोटपुतली बहरोड के अंदर। अब इन्हें इसकी क्या विशेषता है जयपुर की, देखो सबसे ज्यादा इसके अंदर पाई जाती है क्या, जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या और जनघनत्व वाला संभाग हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या प्लस जनघनत्व वाला संभाग, जनघनत्व वाला संभाग कौन सा, जयपुर है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें रहते हैं लोग। चलो आगे, ये बस इसकी यही विशेषता है, कोई ज्यादा बड़ी विशेषता नहीं है। इसके आगे देखते हैं, जयपुर के आगे उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं, 7 जिले। देखो 8 जिले आते हैं जोधपुर में, फिर जयपुर में 7, उदयपुर में 7, ऐसे अजमेर में 6, ऐसे आते हैं। जो सारे याद करवा दूंगा मैं आपको भी। इसके अंदर जिले आते हैं 7, उदयपुर खुद हो गया, फिर इसका एक टूटा बना है, सलूम्बर बोलते हैं इसको, सलूम्बर ठिकाना था पहले, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कितने हो गए, 7, 2, 4, 6 और 1, 7। ये इसकी विशेषता क्या है, देखो इसकी 2-3 विशेषता है, उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है ठीक, तो सर्वाधिक झीलों वाला संभाग, क्योंकि उदयपुर झीलों की नगरी बोलते हैं इसको, तो सर्वाधिक झीलों वाला संभाग है, झीलों वाला संभाग। अगर हम बात करें सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग, क्योंकि सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग, जनजातियों वाला संभाग कौन सा है, उदयपुर। जैसे देखो ये वाला जो संभाग है ना, ये लाल लाल दिख रहा है ना नीचे वाला, ये लाल लाल, इसके अंदर देखो ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जिले हैं। इनके अंदर यहाँ लालवाड़े में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, इसके अंदर पाई जाती है, जैसे भील जनजाति हो गई, गरासिया हो गई, और जो आपकी डामोर हो गई, और कंजर जनजाति है, जितने भी आदिवासी क्षेत्र के जो भील, मीणा हो गई, ये सारे आदिवासी इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में, इसमें उदयपुर वाले संभाग के क्षेत्र में, सारे जिलों के अंदर पहाड़ी इलाके हैं, इनके अंदर अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इनमें जनजातियों का सबसे ज्यादा निवास है। मेड़ा जनजातियों का, भील है, गरासिया है, इन सारी जनजातियों का, डामोर वगैरह, कंजर हो गई, इनको भी हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ में। तो ये 2 पॉइंट इसमें नोट कर लेना, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट संभाग की तरफ। अब हम पढ़ते हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग, तो अजमेर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, 6 जिले। कौन कौन से जिले हैं उनको हम देख लेते हैं। और ये जो जिले हैं अजमेर संभाग वाले, ये खुद अजमेर हो गया, फिर अजमेर का जो टुकड़ा है वो है ब्यावर, अजमेर है, ब्यावर है, टोंक, टोंक भी इसी में आएगा, टोंक के नीचे फिर बगल में भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अलावा अगर आप बात करें तो हाँ,
वो अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, टोंक हो गया, भीलवाड़ा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, और कौन सा हो गया, बस यही थोड़ी है अजमेर के अंदर, और ऊपर के भी तो है नारे, यार भूल गए, दिमाग खराब हो गया। नागौर और डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। तो ये कितने जिले हैं? अजमेर, ब्यावर, टोंक 3 और 3, ये एक ही है जिला पूरा, 6 जिले हो गए। इसकी क्या विशेषता है किसकी? अजमेर संभाग की। देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, बीचों बीच। और ये बाकी के जो 6 संभाग है ना, बाकी 6 संभागों से सीमा साझा करता है, बाकी 6 संभागों से सीमा लगती है किसकी? अजमेर संभाग की सीमा साझा करता है, साझा करता है। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्यवर्ती हो ही गया, और 6 संभागों की सीमा इसके साथ लगती है। अजमेर नहीं, हाँ, इसके अंदर एक और आएगा, 1 2 3 भीलवाड़ा आ गया ना, ये रहा। तो भीलवाड़ा जो है ये सबसे कम अंतरराज्य सीमा लगाता है भीलवाड़ा जिला। तो सबसे कम अंतरराज्य सीमा लगाने वाला संभाग, अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला संभाग, लगाने वाला संभाग कैसे? भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा को ढूंढा है, भीलवाड़ा। देखो भाई भीलवाड़ा जो है, ये भीलवाड़ा की जो सीमा लगती है ना, ये एमपी के साथ लगती है, नीमच का स्थान है नीचे वाला। ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये आपको ये खाली खाना साहब। अब मैं अगर इसको जूम करना चाहूँ ना, तो मैं जूम करके आपको ये दिखाऊंगा इसके अंदर कि ये जो है आपका भीलवाड़ा। देखो ये भीलवाड़ा का ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये नीमच बोलते हैं इसको, ये नीमच वाला स्थान है, नीमच। ये नीमच है, नीमच। तो नीमच के साथ में केवल एक भीलवाड़ा ही एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा लगती है। और देखो ये अंतर्वर्ती जिले हैं, बाकी सबके सब। एक भीलवाड़ा सीमा लगा रहा है अंतर दूसरे मध्य प्रदेश के साथ में, छोटी सी सीमा ये बस, ये खाई सी है छोटी सी। तो न्यूनतम अंतरराज्य सीमा लगाने वाला अगर संभाग की बात करें तो कौन सा संभाग हो गया? वो अजमेर संभाग हो गया, क्योंकि छोटी सी सीमा एक सुरंग सी लग रही है इसकी। वैसे सुरंग उरंग है नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी है। बाकी मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, छोटी सी है, नीमच के साथ लगाती है सीमा। ठीक है, फिर इसको मैं वापस वैसे ही करना पड़ेगा अभी, वरना फिर पीडीएफ में समस्या आती है। ठीक है, और छोटा करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। तो समझ गए? तो कुछ इस प्रकार से ये सीमा लगाती है। अब नेक्स्ट संभाग की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगला संभाग, तो अगला संभाग आता है आपका कोटा। कोटा उदयपुर हो गया, और कोटा के अंदर खुद कोटा आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब ये जो है, ये कोटा के कितने जिले हैं? 4 जिले, 4 जिले। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि
सर्वाधिक नदी प्रवाह वाला संभाग है? पहली बात तो सर्वाधिक नदी प्रवाह वाला संभाग जैसे जैसे चंबल हो गई, काली सिंध हो गई है, और पार्वती वगैरह, ये सारी की सारी, और उधर का जो जंजाल है ना, ये इस क्षेत्र से गुजरता है, कोटा संभाग से। बनास भी आकर चंबल में मिलती है, बेड़ा चोड़च भी आकर के पूरा पानी इसी में मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा नदी प्रवाह कौन से संभाग में होती है? तो ये कोटा में होती है। और तो और सर्वाधिक पठारी क्षेत्र, सर्वाधिक पठारी संभाग, क्योंकि हाड़ौती का पठार है, पूरा का पूरा मालवा का पठारी है, पीछे के पीछे जो प्रायद्वीप है भारत में मिला हुआ है। अंगारा गोंडवाना लैंड वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये। और सर्वाधिक पठारी संभाग कौन सा है? कोटा। इसके अलावा अजमेर हो गया, और कितने हो गए संभाग में? एक तो हो गया जोधपुर, 1 2 3 4 5 हो गए। एक करना है आपको भरतपुर और बीकानेर, ये और बच गए। तो भरतपुर और बीकानेर को देख लेते हैं। सबसे पहले बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर है, ये संभाग हो गया बीकानेर। और बीकानेर का अगर जिलों की बात करें तो जिले इसमें 4 है। खुद आ गया गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर से नीचे बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ और चूरू, ये कितने जिले हैं इसके? इसमें भी 4 ही जिले। बीकानेर संभाग में भी कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता अगर बात करें तो सबसे कम नदी प्रवाह, सबसे कम नदी प्रवाह वाला संभाग, क्योंकि इसमें नदियां ही नहीं है, प्रवाह वाला संभाग। इसमें क्या क्या है? इसमें देखो भाई, सबसे ज्यादा सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है, सर्वाधिक नहर सिंचाई वाला संभाग। इंदिरा गांधी नहर निकलती है ना, उसकी लिफ्ट नहरें हैं, सिंचाई वाला क्या संभाग। इसके अलावा सबसे कम यानी कि न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय रेखा से सीमा लगाने वाला संभाग, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला संभाग। लगाने वाला संभाग। अच्छा, न्यूनतम कौन? जैसे न्यूनतम अभी मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा इसको कि जैसे न्यूनतम सीमा क्या होती है, अधिकतम सीमा क्या होती है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहीं के कर देता हूँ अभी जस्ट ही कर देता हूँ। देखो यहाँ देख लो, समझ लो आप इसको। ये अंतरराष्ट्रीय रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, ये वाली। तो देखो ये सबसे ज्यादा सीमा किसकी लग रही है? यहाँ से चलेगा बाड़मेर से जैसलमेर, और ये फलोदी भी आता है बीच में, ये यहाँ तक ये वाला। तो फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, इसकी जो सीमा लग रही है रेड क्लिफ रेखा वाली, तो रेड क्लिफ रेखा की सबसे ज्यादा सीमा इसी की लगती है, ऐसे घूम घूम करके आती है पूरी की पूरी। फिर ये छोटी सी सीमा लगती है किसकी? इस बीकानेर संभाग की लगती है। तो सबसे ज्यादा सीमा कौन सी संभाग की लगेगी? जोधपुर वाली, ये जोधपुर संभाग है, और ये बीकानेर है। तो बीकानेर की न्यूनतम है और जोधपुर की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। क्लियर? अब हम समझते हैं आगे। देखो, तो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है। अब इसका एक और मुद्दा मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सर्वाधिक नजदीक
यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे ज्यादा नजदीक संभागीय मुख्यालय, इसको आप ऐसे लिखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ रेखा है, सीमा के सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है? जोधपुर। और देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, इसी को इसी में समझते हैं ना, फिर दिक्कत हो जाएगी वरना अगर ऐसे अलग अलग समझेंगे। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे दूर जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे? इसको मैं आप समझाता हूँ आपको, एक एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ यहीं पे। इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर कर सकूँ, क्लियर कट ही करना है। देखो अलग कलर से, सबसे नजदीक तो क्या है ये? सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। और सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? ये भी क्या है? ये गंगानगर। क्योंकि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय पूछ रहा है, केवल और केवल जिला मुख्यालय। यहाँ क्या पूछ रहा है? संभागीय मुख्यालय। अब देखो सबसे दूर जिला मुख्यालय, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय तो कौन सा है? गंगानगर। सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय किससे सबसे दूर है? किससे? अंतरराष्ट्रीय रेखा से, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो इसमें क्या जाएगा? बीकानेर। कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर, सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय बीकानेर, सबसे नजदीक संभागीय बीकानेर, सबसे दूर जिला मुख्यालय क्या है? बीकानेर। कैसे है समझाता हूं, आप समझाऊंगा। अब देखिए, क्लियर कट कर देता हूं आज। ये आपकी कौन सी रेखा है? ये है अंतरराष्ट्रीय रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय, यानी कि ये पूरा संभागीय है ना, ये संभागीय है। ये देखो अलग कलर से लिख देता हूँ, ये पूरा संभागीय है, संभाग है ये, बीकानेर संभाग है ये वाला। तो ये संभाग यहाँ तक भी है ना भाई, पूरा जब संभागीय मुख्यालय, जब संभागीय पूछ रहा है तो पूरा संभाग यहाँ तक आएगा ना, चूरू तक, हनुमानगढ़ तक, हरियाणा के टच तक आएगा संभाग पूरा। तो इसका जो मुख्यालय पड़ता है ये वाला, इसका संभाग, कौन सा संभाग पढ़ रहे हैं? बीकानेर। तो बीकानेर का संभाग मुख्यालय भी होगा कहीं ना कहीं, होगा कि नहीं? तो पूरा संभागीय मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक है ना ये संभागीय मुख्यालय। इधर तो जोधपुर है, तो ये संभागीय मुख्यालय तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से नजदीक थोड़ी पड़ेगा, ये तो बहुत दूर है जोधपुर। तो जोधपुर संभाग है तो, लेकिन ये बीकानेर संभाग हो गया कि नहीं हो गया पूरा? तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि या सॉरी अंतरराष्ट्रीय रेखा से पास में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये पड़ रहा है ना, ये यहाँ पर है इसका मुख्यालय। तो संभागीय मुख्यालय तो सबसे नजदीक है। अब जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो गंगानगर यहाँ पर पड़ता है। तो देखिए मैंने अभी क्या कहा आपको, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर। क्यों?
क्योंकि जिला पूछ रहा है, संभागीय नहीं पूछ रहा। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय यहाँ पर पड़ता है, जिला मुख्यालय गंगानगर है, नजदीक है इसकी अंतरराष्ट्रीय रेखा की। ये बीकानेर सबसे दूर है। जिलों की बात करें तो जिलों की सबसे दूर है ये, बीकानेर सबसे दूर है। तो इसलिए तो जिलों में, अगर जिलों की बात करें, जिला पूछ रहा है तो सबसे दूर कौन सा मुख्यालय है? जिला मुख्यालयों में अगर सीमा से सबसे दूर पूछे तो धौलपुर है, फिर तो धौलपुर जिला मुख्यालय। और इनके नजदीक यानी कि इसके जो टच में जो जिले हैं उनकी अगर बात करें कि जो बिड़वा है, बिड़ के जा रहे हैं, इसके टच होकर के जा रहे हैं, उनमें से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो बीकानेर है। ठीक है, तो ऐसे है ये बीकानेर। चलो भाई, अब देखिए सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा था? बीकानेर। और सबसे नजदीक गंगानगर। और संभागीय मुख्यालय पूरे में से सबसे नजदीक बीकानेर। समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा संभाग हुआ? बीकानेर। अब हम पढ़ेंगे भरतपुर संभाग। बहुत लंबी वीडियो जाने वाली है ये। भरतपुर संभाग। तो भरतपुर में कितने जिले आएंगे? लिख लेते हैं हम कितने आते हैं। भरतपुर खुद हो, अरे मोटा मत हो यार, मियाँ हो जा। और बस भरतपुर के अलावा नया डीग के अलावा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये क्या है? नया जिला, सॉरी नया संभाग। ये नया संभाग है, 7वां संभाग। गठन कब हुआ? गठन हुआ इसका 4 जून 2005 को। तो 4 जून 2005 को सरकार वसुंधरा सरकार थी, वसुंधरा राज्य सरकार के समय मुख्यमंत्री थी ना ये, बीजेपी से। तो ये नया संभाग बना था, कौन सा? भरतपुर संभाग। क्लियर हो गया। अब ये कौन कौन से हो गए? कितने हो गए? 1 भरतपुर, 2, 1 मिनट रुको, 1 2 3 3 4 5 6 7 संभाग कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट आगे बढ़ करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं लंबा लंबा। क्षेत्रफल की देखो, 1 अगस्त है, 1 अगस्त 2025 के दिन, 2025 के दिन एक नया जिला जो खैरतल तिजारा था ना, उसका नाम क्या कर दिया गया? बर्तनी नगर। खैरतल तिजारा का नाम बदल करके, खैरतल जो तिजारा है इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया बर्तनी नगर। बृहथरी, री छोटा आएगा, बृहथरी नगर, ये नाम कर दिया गया। और इसका जो कार्यालय है, ये कार्यालय कहाँ पर ट्रांसफर मार दिया? इसका कार्यालय बना दिया गया बेवाड़ी को। बेवाड़ी इसका कार्यालय दे दिया गया। किसका? बर्तनी नगर का, यानी खैरतल तिजारा का कार्यालय कहाँ पर पड़ता है? बेवाड़ी जी में पड़ता है। तो ये 1 अगस्त 2025 को ये घोषणा कर दी गई थी कि भाई जो है नया जिला बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कितना क्षेत्रफल है इसका? 38,401 वर्ग किलोमीटर। और ये पूरे राजस्थान का कितना % है? ये पड़ता है 11.22% टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल की। टोटल राजस्थान क्षेत्रफल का कितना है? 11.22%।
नोट डाउन करते चलो। चलिए आगे। और सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल में, ये कौन सा पड़ता है? सबसे छोटा जिला पड़ता है, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा पड़ता है आपका भाई साहब धौलपुर। बस हो ही गया काम। धौलपुर कितना पड़ता है इसका? 3034 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, ये 2 है वर्ग किलोमीटर। और ये इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना पड़ता है? टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल के 0.8%, 0.8% पड़ता है टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल के। अब हम अगर जैसलमेर और धौलपुर की अगर कंपैरिजन करें तो लगभग जो धौलपुर है इससे कितना गुना बड़ा है जैसलमेर, जो धौलपुर है इससे कितना गुना है बड़ा जैसलमेर। यानी कि इसको लिख देता हूं, इससे कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा क्या है? जैसलमेर। इसका मतलब क्या हो गया कि यानी कि 12 धौलपुर आप जैसलमेर के ऊपर रख सकते हैं, 12 धौलपुर आ जाएंगे जैसलमेर पे। ठीक है, तो 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर किससे? धौलपुर से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े जिले और 5 छोटे जिले। तो इसकी बीचों बीच एक मैं रेखा बना देता हूं, बीचों बीच इसके बीचों बीच एक रेखा बना देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में 5 बड़े जिले, 5 बड़े जिले और क्षेत्रफल में 5 छोटे जिले, क्षेत्रफल में 5 छोटे जिले, इनको हम देख लेते हैं। और देखिए सबसे अगर बड़ों की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गए। 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गए। तो कुल मिलाकर के 10 जिलों की हम बात करेंगे। और जो है 10 में सबसे पहले अगर बात करें बड़ों की तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के अलावा जोधपुर के अलावा नागौर, ये 5 जिले हैं जो क्षेत्रफल में क्या है? सबसे बड़े हैं। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, किसका? जैसलमेर का। बीकानेर की बात करें तो इसका है 30,239 वर्ग किलोमीटर बीकानेर का। बाड़मेर की बात करें तो 28,387 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। जोधपुर की अगर बात करें तो इसका है 22,850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। नागौर की बात करें तो इसका है 17,718 वर्ग किलोमीटर, किसका? नागौर का। ये क्षेत्रफल है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। फिर छोटे जिलों की अगर बात करें तो सबसे छोटा जिला पड़ता है धौलपुर, है धौलपुर। और जो है दौसा, धौलपुर से छोटा फिर दौसा, फिर दौसा से छोटा फिर डूंगरपुर के अलावा प्रतापगढ़, सही है ना, डमरूवाड़ा ना, दखनाड़ा। प्रतापगढ़ के अलावा राजसमंद, ठीक है। तो ये है धौलपुर का जो क्षेत्रफल है, ये पड़ता है 3034 वर्ग किलोमीटर।
फिर दौसा का पड़ता है 3234 वर्ग किलोमीटर। डूंगरपुर का पड़ता है आपका 3770 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ का पड़ता है आपका 4449 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और राजसमंद का पड़ता है आपका 4530 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो ये जिले हैं जिनको आपको क्षेत्रफल आपको याद कर, क्रम पूछ लेगा वो आपसे कि सब बताइए सबसे बड़ा क्षेत्रफल का, इसको क्रम में लगाएंगे जिले को, जिलों को क्रम में लगवाएगा आपसे। तो इनको आपको याद करना है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये एकदम फैक्ट आंकड़े हैं सारे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक जिला छूट गया था, सिरोही वाला। देखो सिरोही का जो बबंडर है ना, जो सिरोही जो जिला है सिरोही, ये ऐसा जिला है जिसमें जनसंख्या भी बराबर है और इसका क्षेत्रफल भी समान अनुपात रखता है। जैसे जनसंख्या और क्षेत्रफल, इन दोनों का प्रतिशत क्या है? बराबर। दोनों का क्या है? प्रतिशत बराबर है। यानी कि ये दो है ना, इनका समान प्रतिशत है, समान प्रतिशत। जैसे जनसंख्या तो है इसकी लगभग 151% और इसका जो प्रतिशत जो क्षेत्रफल है, जो देखें ये तो है जनसंख्या तो 1.50% और जो क्षेत्रफल है ये कितना है? 1.51%। ये टोटल राजस्थान की बात कर रहे हैं, टोटल राजस्थान की। यानी कि टोटल राजस्थान से कितना परसेंट भूमि घेरता है? अकेला सिरोही 1.51% भूमि को घेरता है। और इस टोटल राजस्थान की जनसंख्या से कितना परसेंट पाया जाता है राजस्थान की जनसंख्या का? यहाँ पर सिरोही में 1.50% जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ? सिरोही में। तो ये सिरोही को आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये जिले हो गए, छोटे बड़े क्रम पूछ लिया। फिर एक खंडित जिला की अगर बात करें, खंडित जिला, देखिए खंडित जिला है वर्तमान में कौन सा? चित्तौड़गढ़, जो 2 जगह फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ है, 2 जगह फैला है। एक तो सुसरा वहां फैल रहा है, कहाँ पर? ये रावत बाटा इधर मैसरोडगढ़ की तरफ जाता है, कोटा के पास में पड़ता है वो। और एक वो प्रतापगढ़ के ऊपर वाला हिस्सा चित्तौड़गढ़, घोड़े की नाल के समान आकृति बनती है इनकी दोनों की, इल्ली के समान। ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ खंडी जिला है। फिर एक स्थान पड़ता है उदयपुर का कोटड़ा तहसील। उदयपुर का कोटड़ा तहसील। ये कोटड़ा तहसील है ना, इसके ऊपर विवाद चल रहा है, सीमा विवाद भी चल रहा है। और एक बांध बना दिए आदिवासियों की जमीन उमीन, बोले पानी भरेगा मेरे खेत में इसलिए वो काफी समय से लंबा विवाद चल रहा है। राजस्थान और गुजरात सरकार 200 बीघा जमीन दबेगी, बाढ़ से ग्रसित हो जाएगी। ये कोटड़ा तहसील के जो आदिवासी लोग हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई आपका जो ये बांध बूंद बना रहे हो ना, और कहीं ले जाओ इसको ठीक है। तो गुजरात और राजस्थान में ये विवाद चल रहा है। तो ये आपका जो पूरा चैप्टर है ये फिनिश होता है। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही कर दो।